हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता और आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वाले पार्ट को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर के। तो लास्ट वाले क्लास में जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम लोगों ने कुछ कैलकुलेशंस किए थे। कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। मैंने आपको ये सारे रिलेटेड फॉर्मूलेज बताए थे कि फॉर्मूलेज एक्चुअली आते कैसे हैं, फॉर्मूले का यूज़ कहाँ पे होता है, और हम लोगों ने उससे रिलेटेड आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लास्ट वाले क्लास में दो न्यूमेरिकल्स को करा था। तो अगर आपने वो दोनों न्यूमेरिकल्स नहीं देखे हैं, वो वाला कंसेप्ट नहीं देखा है, तो एक बार जाके प्रीवियस वीडियो में उसको देख लो, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना। तो सबसे पहले जैसे कि अगर आप देखते हो अपने चैप्टर को, तो उसमें इस कंसेप्ट से रिलेटेड टोटल 4 न्यूमेरिकल्स है। 2 न्यूमेरिकल्स लास्ट वाले क्लास में हमने डिस्कस कर लिए थे, तो जो रिमेनिंग 2 न्यूमेरिकल्स है आपके, वो हम लोग सबसे पहले अभी डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हमारे थ्योरी पोर्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करेंगे हमारे न्यूमेरिकल्स को। जब भी हम लोग न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कभी भी आप लोग न्यूमेरिकल को अगर डिस्कस करने वाले हो तो हमेशा साइड में फॉर्मूले लिख लो, जो भी फॉर्मूले आपको काम में आने वाले हैं। तो जैसे कि लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको पहला फॉर्मूला बताया था, Q इक्वल्स टू I इंटू टी, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला हम लोगों ने जो देखा था वो था आपका मोल रेशो का फॉर्मूला। मोल रेशो का मतलब मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वाला फॉर्मूला भी हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में ही डिस्कस किया था। साथ ही साथ हम लोगों ने जो थर्ड फॉर्मूला डिस्कस किया था वो था आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो भी आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसका फॉर्मूला था Q अपॉन 96500। साथ ही साथ मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में एक और चीज़ डिस्कस कराई थी, मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, कि अगर आपको कहीं पे भी निकालना हो कि आपका प्रोडक्ट का मास कितना है, तो इसके लिए जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था वो था Q अपॉन 96500 इंटू मोल रेशो इंटू मॉलिक्यूलर मास। ये वाला फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा था। साथ ही साथ मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में बताया था कि अगर आपको कहीं पे भी सीरीज आ जाए, तो सीरीज के लिए एक फॉर्मूला जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था आपका ये वाला फॉर्मूला, W1 इक्वल्स टू W2 अपॉन मोल रेशो ऑफ 1। यहाँ पे आएगा आपका मोल रेशो ऑफ 2, यहाँ पे था आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 और यहाँ पे था आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2, ठीक है। तो इस तरीके से इतना वाला पार्ट हम लोगों ने सारे फॉर्मूले लास्ट वाले क्लास में किए थे डिस्कस। तो चलिए कंटिन्यू करेंगे हमारे न्यूमेरिकल वाले सेक्शन को। तो हम लोग रिसेंटली अभी डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 5.8, जो कि दिया गया है आपके पेज नंबर 102 पे। सो लेट्स डिस्कस प्रॉब्लम 4.8, ठीक है। सॉरी, प्रॉब्लम 5.8 को डिस्कस कर रहे हैं। वहाँ पे आपको दिया गया है प्रॉब्लम 5.8। पढ़ेंगे क्वेश्चन को, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 3 मोल्स, ठीक है। आपको वो पूछ रहा है कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड। क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि कैलकुलेट करना है कितने मोल इलेक्ट्रॉन लगते हैं मुझे Zn2+ को रिडक्शन करवाने में Zn में, ठीक है। साथ ही साथ आपको पूछा गया है कि आपको कितने फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। आपको पूछा गया है हाउ मच फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें को कैलकुलेट करना है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड और साथ ही साथ फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड। अब आपको उसने एक चीज़ दे रखी है कि आपको रिडक्शन करवाना है, रिडक्शन ऑफ Zn2+ टू Zn। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपको इस न्यूमेरिकल के अंदर में कहीं पे भी रिएक्शन नहीं दी गई है। देखो, ये न्यूमेरिकल करना इट्स वेरी इजी, इसमें कुछ भी नहीं करना है, दिमाग भी नहीं लगाना है इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को करने के लिए। लेकिन सबसे काम की चीज़ जो है वो ये है कि इस न्यूमेरिकल में आपको रिएक्शन नहीं दी गई है। तो सबसे पहले आपको अपने लिए रिएक्शन को फ्रेम करना पड़ेगा,
उसके बाद आप ये न्यूमेरिकल एकदम बेस्ट तरीके से कर सकते हो। आपको क्वेश्चन में 3 मोल्स दे रखा है, 3 मोल्स ऑफ Zn2+। चलिए सबसे पहले रिएक्शन को लिखेंगे। जो भी मेरी रिएक्शन रहती है, आपको रिएक्शन दे रखी है Zn2+ से आपको मिलने वाला है Zn, ठीक है। Zn2+ आपको दे रखा है और बोल रहा है वो कि Zn2+ का जब मैं रिडक्शन करवाऊंगी तो मुझे Zn मिलेगा। तो सीधी सीधी बात तो ये है, मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में बताया था, जब भी हम लोग किसी भी चीज़ का रिडक्शन करवाते हैं, इसी का मतलब हम लोग उसके अंदर में क्या ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे मुझे Zn2+ का रिडक्शन करवाने का है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे किसको ऐड करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि रिडक्शन का मतलब ही क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि चलो मुझे पता तो चल गया रिडक्शन होने वाला है, इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन को करवा दिया गेन, ऐड। बट यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, तो देखो यहाँ पे चार्ज कितना है, +2, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जितना चार्ज रहता है आप हमेशा उतने ही इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे। अब मैंने आगे यहाँ पे ये जाना कि जब मैं 1 मोल Zn2+ की बात करती हूँ, 1 मोल Zn2+, ये 1 ही है, ये भी 1 ही है, तो आपको वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। सीधी सीधी बात, 1 मोल Zn2+ अगर लिया तो उसके लिए मुझे 2 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं। आपको क्वेश्चन में बोला गया है 3 मोल, 3 मोल Zn2+ के लिए कितने लगेंगे, तो आप ही मुझे बता दो। 1 मोल के लिए 2 है, तो 3 मोल के लिए कितने रहेंगे, 6। तो आपको 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड, ठीक है। बस वैसे ही समझ लो कि एक पेंसिल 2 रुपए की है, तो 3 पेंसिल कितने की होगी, बचपन में वाले कैलकुलेशन किए थे। एक पेंसिल अगर 2 रुपए की है तो 3 पेंसिल आपकी 6 रुपए की होगी। सिमिलरली आपको यहाँ पे 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो आपको पता होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड is equal to the number of Faraday of electricity. मतलब जितने मोल आपको इलेक्ट्रॉन के लगते हैं उतनी ही फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी आपको लगती है। तो आपने यहाँ पे ये देखा कि आपको टोटल कितने मोल इलेक्ट्रॉन के लग रहे हैं, 6। तो आपको फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कितने लगेंगी, 6 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आपकी थिंग एकदम बेस्ट तरीके से क्लियर हो गई। चलिए एक बार फटाक से इसको रिवाइज कर लेते हैं। आपको सबसे पहले तो याद रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन को डील करते वक्त आपको कभी भी क्वेश्चन में रिएक्शन नहीं दी जाएगी। रिएक्शन आपको अपने लिए फ्रेम करना है। क्वेश्चन में दे रखा है रिडक्शन, इसका मतलब Zn2+ इलेक्ट्रॉन को लेगा और Zn देगा। दूसरी बात, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है वो आप चार्ज को देख के बता सकते हैं। चार्ज है +2, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने ऐड करेंगे, 2। जितना चार्ज रहता है उतने इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, ठीक है। अब आपको पूछा गया है कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, तो बस समझ लो 1 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, तो 3 मोल के लिए कितने लगेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। एक पेंसिल 2 रुपए की है, 3 पेंसिल कितने की होगी बता सकते हो। चलिए सेकंड कंसेप्ट मेरा ये कहता है कि जितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लगते हैं उतनी ही फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी लगती है। तो अगर 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे तो 6 ही फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी लगेगी। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो है प्रॉब्लम 5.9। वो भी आपके पेज नंबर 102 पे ही है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखेंगे प्रॉब्लम 5.9 को। प्रॉब्लम 5.9 को करने से पहले आपको दिमाग में क्वेश्चन रखना है कि प्रॉब्लम नंबर 5.9 से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं और आने के चांसेस भी है, इसलिए इस प्रॉब्लम को छोड़ना बिल्कुल भी मत, ठीक है। अच्छे से करके जाना है, क्योंकि अगर पेपर में आएगा तो 2 या 3 मार्क के ऊपर, मतलब 2 या 3 मार्क का न्यूमेरिकल यहाँ से आने के चांसेस है, इसलिए बेस्ट तरीके से करो इसको। प्रीवियस ईयर में आया है, आ भी सकता है, देखेंगे इसको। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है इन अ सर्टेन इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट। तो आपका कोई भी एक इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट हो रहा है, 4.36 ग्राम ऑफ जिंक आर डिपॉजिटेड। जो आपका फर्स्ट सेल है उसमें 4.36 ग्राम ऑफ जिंक है।
सबसे पहली चीज़ तो ये बताओ मुझे कि क्या आपको यहाँ पे दे रखा है कि ये मास है जिंक का या मॉलिक्यूलर मास है? नहीं दे रखा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मास है या मॉलिक्यूलर मास है? तो याद करो, मैंने आपको प्रीवियस वाले क्लास में बताया था कि जब भी आपको कहीं पे मास दिख जाए, मास का मतलब यूनिट क्या होता है? ग्राम। आप लोग सब्जी खरीदने जाते हो मार्केट में तो ग्राम या किलोग्राम में सब्जी को लेते हो ना, तो मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम। बट जब भी मैं बात करूंगी ना मॉलिक्यूलर मास की, याद रखना है इस चीज को, मॉलिक्यूलर मास, तो उसका यूनिट आपका क्या होता है? ग्राम पर मोल। यहाँ मास है, सिर्फ ग्राम आया, यहाँ पे इसके नाम में ही आ रहा है मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, नाम में ही मोल आ रहा है, इसलिए यूनिट में भी क्या आएगा? मोल, ग्राम पर मोल। समझा या नहीं? तो क्वेश्चन में अगर आपको कहीं पे भी ग्राम या ग्राम पर मोल दे रखा है और ये नहीं बताया है कि ये मास है या मॉलिक्यूलर मास है, आपको अपना इसका यूज करना है। ग्राम है तो वो मास रहेगा, ग्राम पर मोल है, मोल, तो वो क्या रहेगा? मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट या मोलर वेट। चलिए देखेंगे। तो आपको उस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ दे रखा है ग्राम, तो वो क्या है? आपके मास का वैल्यू। तो आपका मास दे रखा है Zn का, आपको मास ऑफ जिंक, जिसका वैल्यू हम लोग W1 ले लेते 4.36 ग्राम्स। ठीक है। साथ ही साथ आपको दे रखा है, ये हुआ 1 सेल में, जिसमें है आपका ZnSO4। इन ZnSO4 सॉल्यूशन, ये हुआ आपका फर्स्ट सेल। ठीक है। चलिए देखेंगे सेकंड सेल को। सेकंड सेल में आपको दे रखा है कैलकुलेट द मास ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब आपको मास ऑफ एल्यूमिनियम को निकालना है। अगर एक को मैंने W1 लिया है तो एक को मैं W2 ले लूँ, और ये वाली चीज़ आपको क्या करना है? कैलकुलेट। साथ ही साथ आपको ये बोला गया है कि ये जो एल्यूमिनियम है, जैसे जिंक को हम लोगों ने ZnSO4 सॉल्यूशन में लिया है, वैसे एल्यूमिनियम को मैंने AlCl3 वाले सॉल्यूशन में लिया है, इसको मैंने लिया है इन AlCl3 सॉल्यूशन। आप लोग एक चीज़ दिमाग में फिट कर लो, पेपर सॉल्व करेंगे स्टेट बोर्ड का, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखना है। सारे के सारे स्टूडेंट क्वेश्चन लिख के टाइम वेस्ट करते हैं, क्वेश्चन नहीं लिखना है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त डेटा ऐसा लिखो, ऐसा डेटा लिखना मत भूलो। ठीक है। चलिए, उसके बाद में ये हुआ आपका सेकेंड सेल। साथ ही साथ आपको दे रखा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ जिंक, तो आपको मॉलिक्यूलर मास दे रखा है जिंक का। मॉलिक्यूलर मास को मैं mm1 से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। जिंक का आपको दे रखा है 65.4 ग्राम पर मोल। देखो, अगर यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास मेंशन नहीं रहता था तो आप लोग यहाँ मोल देख के समझ जाते थे कि ये मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू है। साथ ही साथ आपको एल्यूमिनियम का भी मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्यूमिनियम, और इसका वैल्यू आपको दे रखा है क्वेश्चन में 27 ग्राम पर मोल। ठीक है। और आपको बोला गया है कि जो भी आपका सॉल्यूशन है वो कनेक्टेड है इन सीरीज। आपको क्वेश्चन में एक और सेंटेंस दे रखा है कि सॉल्यूशन इज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे। मैंने आप लोगों को लास्ट वाले क्लास में भी एक चीज़ बताई थी कि कभी भी अगर आपका सॉल्यूशन आ जाए इन सीरीज तो आप लोग हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते। तो चलिए करेंगे ये वाले फॉर्मूले को यूज़। तो आपका जो फॉर्मूला होता है, अगर कभी भी सॉल्यूशन सीरीज में आ जाए तो वो होता है व्हेन सॉल्यूशन इज कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन सॉल्यूशन इज इन सीरीज। अगर सॉल्यूशन सीरीज में आ जाए तो फॉर्मूला क्या होता है? W1 अपॉन मोल रेशो ऑफ 1 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 इक्वल्स टू W2 अपॉन मोल रेशो ऑफ 2 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2। सबसे पहली बात देखो, यहाँ पे मैंने डिस्कस करवा रखा है कि अगर कभी भी सीरीज में आ जाए तो आप लोग हमेशा ये वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली फॉर्मूले को कंपेयर कर रहे हो, इनके ये वाले टर्म्स को कंपेयर कर रहे हो डायरेक्टली। ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में ये भी बताया था कि ये वाला फॉर्मूला आपका कैसे क्या डिराइव हुआ था, है ना? नहीं पता है तो देख लो एक बार। चलिए, अब मैंने यहाँ पे ये देखा कि टर्म्स को मैं कंपेयर कर सकती हूँ, लेकिन आपके क्वेश्चन में W1 का भी वैल्यू गिवन है, W2 का भी वैल्यू आपको निकालना है, MM1 का भी वैल्यू दे रखा है, MM2 का भी वैल्यू दे रखा है। बट क्या आपको क्वेश्चन में मोल रेशो का वैल्यू दे रखा है? नहीं। तो आपको मोल रेशो का भी वैल्यू
निकालना है, इसलिए मैं हमेशा साइड में फॉर्मूले लिख देती हूँ। जब भी आपको फॉर्मूले को यूज़ करना है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए तो साइड में फॉर्मूले को लिख दो, ठीक है। तो चलिए, मोल रेशो मुझे निकालना है जिंक का और एल्यूमिनियम का। आप सबको बहुत अच्छे से पता है, मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में मोल रेशो निकालना भी सिखाया था। आपको ये बात याद रखना है कि मोल रेशो निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको रिएक्शन को लिखना पड़ता है, फिर ही आप लोग मोल रेशो निकाल सकते हैं। तो चलिए देखेंगे रिएक्शन को। सबसे पहले मैं बात करूंगी जिंक की, ठीक है। आपका जो जिंक है वो है ZnSO4 वाले सॉल्यूशन में। देखो, लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको ये बताया था, आपको क्वेश्चन में रिएक्शन नहीं दी है, आपको क्वेश्चन में मोल रेशो भी नहीं दिया है। तो अगर रिएक्शन नहीं पता, मोल रेशो नहीं पता, तो क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? नहीं। इसलिए आपको रिएक्शन आनी चाहिए, बट रिएक्शन तो तभी आएगी ना जब चार्ज देते आएगा। तो देखेंगे कि चार्ज कैसे देंगे। मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में बताया था कि SO4 के ऊपर हमेशा कितना चार्ज आता है? -2, क्योंकि वो H2SO4 का पार्ट है ना, वहां से 2 हाइड्रोजन निकालते हैं तब जाके SO4 बनता है, इसलिए SO4 के ऊपर कितना चार्ज आता है? -2। अगर SO4 के ऊपर चार्ज है -2 तो Zn के ऊपर चार्ज कितना आएगा? उसका उल्टा +2। चलिए अब देखेंगे आगे। इसी का मतलब ये हुआ कि Zn2+ जब 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा तो वो क्या फॉर्म करेगा? जिंक। याद रखो, H2SO4 से आपका SO4 फॉर्म हो रहा है तो उसके ऊपर चार्ज आया -2। -2 का उल्टा क्या होता है? +2। तो Zn के ऊपर चार्ज कितना आया आपका? +2। अब Zn+2 जब 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है तो वो हमेशा क्या फॉर्म करता है? Zn, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे आगे। सेकेंड रिएक्शन जो है आपकी वो ये है कि अगर मुझे निकालना है एल्यूमिनियम के लिए, तो एल्यूमिनियम के लिए आपका सोल्यूशन दे रखा है AlCl3। तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे ये एल्यूमिनियम कितने क्लोरीन के साथ अटैच है? 3 क्लोरीन के साथ। तो एल्यूमिनियम का चार्ज कितना रहेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, +3। समझा या नहीं? तो याद रखना है, जैसे यहाँ पे SO4 के ऊपर चार्ज है -2 तो Zn के ऊपर चार्ज कितना आएगा? +2। वैसे ही यहाँ पे AlCl3 के केस में 3 क्लोरीन अटैच है, तो 3 क्लोरीन है, इसलिए एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना रहेगा? +3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो। तो यहाँ पे आपकी रिएक्शन जो रहेगी वो कैसी रहेगी? Al + 3 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Al। मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, जितना इसके ऊपर चार्ज होता है हम लोग उतने ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर में ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे। अगर मुझे यहाँ पे निकालना है मोल रेशो, तो मोल रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं? 1। इलेक्ट्रॉन के मोल कितने हैं? 2। चलिए इसका मोल रेशो निकालेंगे। ये हुआ आपका मोल रेशो ऑफ 1। अब हम लोग निकालेंगे मोल रेशो 2। तो मोल रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। कितने प्रोडक्ट? 1 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो इस तरीके से आप लोगों ने मोल रेशो को कैलकुलेट कर लिया। अब तो ये करना बहुत ही आसान है। चलिए करेंगे इसको। W1 का वैल्यू आपको कितना दे रखा है? 4.36। MR1 मोल रेशो 1 का वैल्यू कितना है? 1/2। इसको मैं 0.5 भी लिख सकती हूँ, क्योंकि 1/2 का ही मतलब क्या होता है? 0.5। या तो आपको 0.5 नहीं लिखना है तो आप लोग डायरेक्टली इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/2। ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 1/2 को, इस 2 को मैंने ऊपर भेज दिया है। अब नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1। कितना वैल्यू है? 65.4। चलिए इक्वल्स टू W2 का वैल्यू आपको निकालना है। W2 अपॉन MR2। मोल रेशो 2 का वैल्यू कितना है? 1/3। ये 3 ऊपर चले जाएगा। मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू आपको दे रखा है 27। तो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेशन कर सकते। मैं इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ आपके लिए। W2 का वैल्यू आएगा 4.36 इंटू 2 इंटू 27 अपॉन 3 इंटू 65.4। ठीक है, जस्ट कुछ भी नहीं किया है। इसको मैं ऊपर लेके चली गई, इसको मैं नीचे लेके आ गई, तो इस तरीके से आपका W2 निकल जाएगा। तो आपका W2 का वैल्यू आता है 1.2 ग्राम्स। एक बार क्रॉस टैली करके देख लेना, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी कर सकते हो, पेपर में आते हैं क्वेश्चन। मैंने डिटेल में इसलिए लिया है ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो, ताकि आपको पता चले प्रॉब्लम को लिखने का तरीका कैसे होता है, जिससे आपके दिमाग में कन्फ्यूजन ना आए, ठीक है। तो याद रखना इस चीज़ को। चार्ज देते वक्त ध्यान दो, चार्ज देते नहीं आएगा तो रिएक्शन कहाँ से लिखेंगे? रिएक्शन ही नहीं लिखेंगे तो मोल रेशो कहाँ से निकलेगा? मोल रेशो ही नहीं निकलेगा तो ये फॉर्मूला कहाँ से यूज करेंगे? ले लो स्क्रीनशॉट।
चलिए, यहाँ पे आपके ये वाला न्यूमेरिकल वाला सेक्शन तो ख़त्म होता है। अब हम लोग देखेंगे गैल्वानिक सेल को। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिटिक सेल को देखा है, अब हम लोग एंट्री लेंगे आपके गैल्वानिक सेल के अंडर में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना लेते हैं एंट्री अपने गैल्वानिक और वोल्टाइक सेल के अंदर में। देखते हैं, देखेंगे गैल्वानिक और वोल्टाइक सेल को। साथ ही साथ मैं साइड में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी हाफ सेल के रिगार्डिंग। चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि अगर आपको हाफ सेल जैसे कंसेप्ट नहीं पता है, हाफ सेल का मतलब नहीं पता है, तो आप लोग गैल्वानिक या वोल्टाइक सेल को स्टडी नहीं कर सकते हो, क्योंकि हाफ सेल के बिना आपका गैल्वानिक और वोल्टाइक सेल कंस्ट्रक्ट ही नहीं हो सकता है। तो चलिए देखेंगे हाफ सेल को। सबसे पहली चीज़ ये है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी मैं किसी भी हाफ सेल की बात करती हूँ या किसी भी सेल की बात करती हूँ तो वहाँ पे हमेशा दो ही चीज़ें होती है। एक होता है आपका इलेक्ट्रोड और सेकंड क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट। ये मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में बताया था। कोई भी सेल की अगर मैं बात कर रही हूँ उसमें हमेशा आपकी दो चीज़ें होती है। पहली चीज़ हम लोग हमेशा लेते हैं इलेक्ट्रोड को, और सेकेंड थिंग क्या रहेगी, इलेक्ट्रोलाइट। याद है ना सभी को। अब मैंने आपको वहाँ पे ये बताया था कि इलेक्ट्रोड में आपके दो आ सकते हैं, एक आ सकता है आपका एनोड और एक आ सकता है आपका कैथोड। ठीक है, याद रखना है। और इलेक्ट्रोलाइट में आपके आते हैं सॉल्यूशन। बस याद रखो, कोई भी सेल ले लो, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट तो रहेगा, उसके बिना वो सेल नहीं बन सकता है। जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में इलेक्ट्रोड के आपके दो टाइप रहेंगे, एक रहेगा कैथोड, एक रहेगा एनोड, और इलेक्ट्रोलाइट में आपका सॉल्यूशन रहता है। बट दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, चलो मुझे सेल समझ गया, इलेक्ट्रोड भी समझ गया, कैथोड एनोड भी समझ गया, इलेक्ट्रोलाइट भी समझ गया, बट ये हाफ सेल क्या है। तो चलिए देखेंगे हाफ सेल को। आपको याद रखना है, कभी भी मैं कोई भी हाफ सेल की बात कर रही हूँ तो दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, भाई इसका नाम है हाफ, मतलब क्या ये सेल है आधा। तो देखेंगे कैसे क्या। सबसे पहले आप लेंगे एक बीकर को, ठीक है, इसके अंदर में आपने डाला है इलेक्ट्रोड को, और ये है आपके इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन। तो ये हुआ आपका एक हाफ सेल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हाफ सेल। हाफ सेल मतलब वो सेल जिसमें आपका एक इलेक्ट्रोड होता है और यहाँ पे आपके इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो याद रखना है, ये हुआ आपका सिर्फ और सिर्फ एक आधा सेल, मतलब एक हाफ सेल, जहाँ पे है आपका एक ही इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड एक ही है, इलेक्ट्रोलाइट में आयरन का सॉल्यूशन है, तो ये हुआ आपका एक हाफ सेल। ठीक है, अब आ जाओ इधर। गैल्वानिक और वोल्टाइक सेल को पढ़ने से पहले मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहती हूँ। आप लोगों को मैंने लास्ट वाले क्लास में एक एग्जाम्पल दिया था कि आपके घर में जितने भी वॉचेस होंगे या घड़ी होगी, बड़ी बड़ी हैंड, कोई भी आप वॉच ले लो, आप लोग हमेशा उसके अंदर में सेल डालते हो, है ना। तो वो सेल डालने के बाद आपकी जो वॉच है वो वर्क करना चालू हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने उस वॉच को इलेक्ट्रिक करंट दिया है या पावर दिया है, नहीं, आपने उसके अंदर में सेल डाला है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो सेल था उसके अंदर में केमिकल एनर्जी थी, मतलब केमिकल्स थे जिनके बीच में अलग अलग टाइप की आपकी रिएक्शन हुई और आपकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, है ना। तो मेरे को कहना ये है कि इन गैल्वानिक और वोल्टाइक सेल, आपका जो भी गैल्वानिक या वोल्टाइक सेल होता है, गैल्वानिक और वोल्टाइक सेल, जो भी आपकी केमिकल एनर्जी होती है ना, केमिकल एनर्जी वो कन्वर्ट होती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमेशा याद रखना है, गैल्वानिक और वोल्टाइक सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल एनर्जी की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बस याद रखो, वो वाला सेल जो वॉच के अंदर में डालते हैं, वहाँ पे उस सेल के अंदर में केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है और आपकी वॉच दौड़ने लगती है। चलिए, वॉच के कांटे दौड़ने लगते हैं। चलिए, अब सेकंड थिंग मैंने यहाँ पे जो जानी वो ये है कि जब भी मैं बात करती हूँ गैल्वानिक सेल की या वोल्टाइक सेल की, गैल्वानिक सेल और वोल्टाइक सेल आपको याद रखना है, कहीं पे गैल्वानिक सेल लिखा जाता है, कहीं पे वोल्टाइक।
हमेशा दोनों नाम नहीं लिखे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों कैसे हैं, सेम। कंसिस्ट ऑफ, आपके इस गैल्वानिक और वोल्टाइक सेल में कंसिस्ट होते हैं 2 हाफ सेल। याद रखना है 2 हाफ सेल आते हैं। हम लोगों ने जो पहले स्टडी की वो किसकी स्टडी की है, 1 हाफ सेल की। लेकिन ऐसे 2 हाफ सेल जब एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, 1 हाफ सेल दूसरा हाफ सेल, तो ये 2 हाफ सेल से आपका जो सेल बनता है उसका नाम क्या रहता है, गैल्वानिक और वोल्टाइक सेल। समझ जाओ, ये है आपका 1 हाफ सेल। 1 हाफ सेल दूसरे हाफ सेल के साथ जब ज्वाइन हो जाएगा, जब मिल जाएगा, जब कनेक्शन हो जाएंगे, तो आपका गैल्वानिक और वोल्टाइक सेल बनेगा। ठीक है, चलिए पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको आगे समझाती हूँ। चलिए देखेंगे आगे। अब आगे मैंने यहाँ पे जो जाना वो ये है कि जैसे कि आपको बोला गया है 2 हाफ सेल, तो जाहिर सी बात है मुझे 2 हाफ सेल लेने पड़ेंगे। तो चलिए मैंने 2 हाफ सेल को ले लिया। ये रहा आपका पहला हाफ सेल और ये रहा आपका सेकेंड हाफ सेल। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से 2 हाफ सेल को ले लिया है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हम लोग 2 हाफ सेल कंसिडर कर रहे हैं और 1 हाफ सेल में हमेशा क्या क्या होता है, 1 हाफ सेल में आपका 1 इलेक्ट्रोड होता है और इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो ये हुआ आपका 1 इलेक्ट्रोड, ठीक है, और ये हुआ आपका सेकेंड हाफ सेल, तो ये हुआ आपका 1 हाफ सेल, या मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ फर्स्ट हाफ सेल। ये हुआ आपका फर्स्ट हाफ सेल और ये हुआ आपका सेकेंड हाफ सेल। जैसा कि आपको बताया गया है कि जब 2 हाफ सेल एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं, कनेक्शन में आ जाते हैं, तो आपका उससे गैल्वानिक और वोल्टाइक सेल बनता है। ठीक है, चलिए सेकेंड थिंग जो है वो ये है कि ये है आपका एनोड। एनोड मतलब ही क्या है, ये आपका एक इलेक्ट्रोड है और ये है आपका इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ये क्या है, सॉल्यूशन है आयन का, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, चलिए देखेंगे सेकेंड। ये है आपका कैथोड। अब कैथोड और एनोड है क्या, इलेक्ट्रोड ही तो है ना, तो ये भी है आपका इलेक्ट्रोड। सेकेंड है जो इसके अंदर में सॉल्यूशन है वो है आपका इलेक्ट्रोलाइट। अब दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो ये है, चलिए मुझे सब समझ गया कि 2 हाफ सेल जब ज्वाइन होंगे, जब आपका गैल्वानिक और वोल्टाइक सेल बनेगा, बट इसको देख के बताइए क्या सच में ये 2 हाफ सेल ज्वाइन हुए, नहीं, तो आपको इनमें कनेक्शंस करवाने पड़ेंगे, है ना। इस सॉल्यूशन को इस सॉल्यूशन के साथ जोड़ना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रोड को इस इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ना पड़ेगा। चलिए देखेंगे। तो आगे मैंने यहाँ पे ये जाना कि जो भी आपके इलेक्ट्रोड है ना, बोथ द इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड बाय वायर्स थ्रू वोल्टमीटर। मतलब जो भी दोनों आपके इलेक्ट्रोड है, दोनों के दोनों हाफ सेल के, आप उनको काय से ज्वाइन करेंगे, वायर से। तो चलिए मैं इनको करूंगी वायर से ज्वाइन। ये है आपके कनेक्टिंग वायर जिसकी हेल्प से मैंने इन दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड को क्या कर दिया, ज्वाइन। ये है आपका वोल्टमीटर। बट फिर भी आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आया होगा ना। चलिए मुझे समझ गया कि 2 हाफ सेल लेने हैं, 1 हाफ सेल में 1 इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट होता है, दूसरा भी वैसा ही होता है, एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है। बट जैसे इलेक्ट्रोड आपके कनेक्टिंग वायर की हेल्प से कनेक्ट हो गए, इलेक्ट्रोलाइट तो कनेक्ट नहीं हुए ना। तो आपको याद रखना है कि जो भी आपके इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, आप उनको सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से कनेक्शन देते हो। ये है आपका सॉल्ट ब्रिज। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि इसका नाम ब्रिज क्यों है। तो देखो समझ जाओ, ये एक नदी है, ये दूसरी नदी है, 2 नदी को आपको कनेक्ट करने का है। जैसे कि आपने देखा होगा ना पुल, तो पुल मतलब जो भी आपके ब्रिज रहते हैं, जब नीचे में आपकी नदी फ्लो होती रहती है तो आप बीच ब्रिज के ऊपर से जाते हो, बस वगैरह से देखा होगा। तो समझ जाओ ये बिल्कुल ब्रिज के जैसा है, इसलिए इसका नाम क्या है, सॉल्ट ब्रिज। तो इलेक्ट्रोलाइट को आपने काय से कनेक्ट किया है, सॉल्ट ब्रिज से। तो वही वाली चीज मैं यहाँ पे लिखूंगी, बोथ द इलेक्ट्रोलाइट आर कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज।
बस इतना ही याद रखो, समझ जाओ। 2 हाफ सेल लेंगे, इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेंगे कनेक्टिंग वायर से वोल्ट मीटर के थ्रू, इलेक्ट्रोलाइट को मतलब भी समझ जाओ आपकी नदी को, आयंस की नदी को, जो कि सॉल्यूशन है, उसको आप लोग कनेक्ट करेंगे सॉल्व ब्रिज से, बस। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए, अब हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन तो देख लिया। दिमाग में क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि सॉल्व ब्रिज क्या है, और सॉल्व ब्रिज से पेपर में हर 2 साल के आड में पेपर में क्वेश्चन आता है। स्टेट बोर्ड के पेपर की ओरिएंटेशन से मैं बात कर रही हूँ। सॉल्व ब्रिज में आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि सॉल्व ब्रिज जो है उसका एक तो डायग्राम ड्रॉ करो, सॉल्व ब्रिज का कंपोजिशन क्या है वो बताओ, और सॉल्व ब्रिज के फंक्शन क्या है। सिर्फ 3 फंक्शन है। सबसे इजी क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ ना, इस चैप्टर से सबसे इजी क्वेश्चन, जहाँ से मार्क्स फ्री के फुकट के मिल जाते हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए 5 मिनट के अंदर में समझेंगे इस सॉल्व ब्रिज को, जो कि एग्जामिनर का बहुत ज़्यादा होता है फेवरेट मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। तो चलिए देखेंगे सॉल्व ब्रिज को। चलिए देखते हैं सॉल्व ब्रिज को। क्वेश्चन में सॉल्व ब्रिज तो पूछा जाता है, फंक्शंस भी पूछे जाते हैं, इसलिए फंक्शंस पढ़ के जाना। कंस्ट्रक्शन ज़्यादा तगड़ा नहीं पड़ा तो भी चल जाएगा, कंपोजिशन भी पता है बहुत सही, लेकिन फंक्शंस आने चाहिए। तो देखेंगे जो भी आपका सॉल्व ब्रिज होता है, देखो अगर आपने देखा था तो सॉल्व ब्रिज वो कुछ इस तरीके से था, है ना। सॉल्व ब्रिज का शेप जो था वो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा था। ठीक है, तो ये आपको कैसा दिख रहा है, ये आपको अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो ये आपको यू शेप की तरह दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सॉल्व ब्रिज इज, जो भी आपका सॉल्व ब्रिज है इज यू शेप ग्लास ट्यूब। देखो आपको सारे के सारे पॉइंट्स वहां एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लिमिटेड पॉइंट्स को एक्सप्लेन करो, बट जो एक्सप्लेन किए ना चौगड़े एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि ये एक यू शेप ग्लास ट्यूब है। जो भी आपकी ग्लास की ट्यूब होती है ना, लेकिन उसका शेप कैसा है, देखो यू शेप है। इसको मैंने उल्टा लगाया है, लेकिन अगर मैंने इसको सीधा कर दिया तो आपको ये यू शेप की जैसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। मैंने उसको इन्वर्ट फॉर्म में लिखा है क्योंकि वो अब ब्रिज की तरह एक्ट कर रहा है, लेकिन उसका एक्चुअली शेप कैसा है, यू शेप है ना। देख लो ऐसे करके। तो मैंने यहाँ पे लिखा है यू शेप ग्लास ट्यूब। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है इट कंसिस्ट ऑफ, क्योंकि आपको सॉल्व ब्रिज का कंपोजिशन भी पूछा जाता है कि इस सॉल्व ब्रिज के अंदर में जो मटेरियल है, जो सॉल्यूशन है वो काय का है। तो वो जो सॉल्यूशन होता है आपका वो होता है KCl सॉल्यूशन। आपका यहाँ पे KCl का सॉल्यूशन होता है, साथ ही साथ आपका डाला जाता है 5% अगार अगार जेल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपका इस सॉल्व ब्रिज के अंदर में क्या क्या डाला जाता है, जो भी आप लेते हो ना सॉल्व ब्रिज, तो सबसे पहले आप यू शेप की ग्लास की ट्यूब ले लेंगे। ठीक है, उसके अंदर में डालेंगे KCl और 5% अगार अगार जेल के सॉल्यूशन को। तो इसके अंदर में आपका होता है KCl प्लस 5% अगार अगार जेल। ये कंपोजिशन को हो सके तो याद रखो क्योंकि पेपर में आता है। ठीक है, तो KCl प्लस 5% अगार अगार जेल जो सॉल्यूशन होता है, जेली जो सॉल्यूशन होता है ना, एकदम स्टिकी सॉल्यूशन होता है, उसको हम लोग इसके अंदर में डाल देते हैं। बट आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आया होगा कि चलिए मुझे समझ गया कि सॉल्व ब्रिज है यू शेप ग्लास ट्यूब, सॉल्व ब्रिज के अंदर में KCl और 5% अगार अगार जेल होता है, लेकिन दिमाग में क्वेश्चन जो आता है वो ये है, जब मैं इसको इसके अंदर में सॉल्यूशन को डालूंगी तो सॉल्यूशन यहाँ से बाहर नहीं निकल जाएगा। तो आपको याद रखना है कि सॉल्यूशन बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसलिए आप लोग दोनों तरफ जो लगाते हैं वो लेते हैं आपके ग्लास वूल के प्लग। ग्लास वूल प्लग के जगह पे आप लोग कॉटन प्लग का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, कॉटन पता है ना, कॉटन प्लग या ग्लास वूल प्लग, तो आप लोग वहां पे इसको फिटअप कर सकते हो दोनों साइड में। उसकी हेल्प से आपका जो अंदर फिलअप वाला सॉल्यूशन है वो ग्लास ट्यूब के बाहर नहीं आता है जब आप उसको उल्टी कर देते हो। ठीक है, चलिए तो अब ये आपको समझ में आ गया। फिर आपको यहाँ पे ये लिखना है कि जो भी आपके एंड्स है, एंड्स ऑफ यू ट्यूब, जो भी आपकी यूट्यूब है, इस यूट्यूब को वो वाला यूट्यूब मत समझना, जो भी आपकी यूट्यूब है उसके जो भी एंड्स है आर कवर्ड बाय ग्लास वूल। ठीक है, याद रखना है आप ग्लास वूल के जगह पे, ग्लास वूल प्लग के जगह पे आप लोग कॉटन प्लग भी लिख सकते हो। तो समझ गया। तो जो भी आपकी यू शेप ग्लास ट्यूब रहेगी,
जिसके अंदर में KCl और अगार अगार जेल आप डालेंगे, उसके एंड्स को कनेक्ट करेंगे ग्लास वूल प्लग से, वो रहेगा आपका सॉल्ट ब्रिज। चलिए अब हम लोग देखेंगे सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन को। पेपर में अगर आपको सॉल्ट ब्रिज पूछा जाए तो सॉल्ट ब्रिज के डायग्राम को भी डालो, एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है। तो नेक्स्ट है आपका फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज जो होता है, सबसे पहला फंक्शन वो ये होता है कि वो दो सॉल्यूशन के बीच में, दो इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के बीच में एक इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट देता है। जैसे कि देखो, ये अगर आपका सॉल्ट ब्रिज है ना, तो ये है आपका एक सॉल्यूशन और ये है आपका सेकंड सॉल्यूशन। तो दोनों सॉल्यूशन के बीच में उसने किस टाइप का कांटेक्ट दिया है? इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बिटवीन द टू सॉल्यूशंस। तो जो भी आपका सॉल्ट ब्रिज है वो दो सॉल्यूशन के बीच में आपको इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। सेकेंड थिंग जो है वो मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को। इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ द सॉल्यूशंस। तो सबसे पहला काम सॉल्ट ब्रिज का ये है कि वो आपके इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट को प्रोवाइड करता है दो सॉल्यूशन के बीच में, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मतलब ये होता है कि जो चार्ज आपका ये वाले सॉल्यूशन का है, जो चार्ज आपको ये वाले सॉल्यूशन का है, वो इस तरीके से मेंटेन करेगा कि आपका जो सॉल्यूशन है वो ओवरऑल कैसा रहेगा? न्यूट्रल। क्योंकि उसने न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया है, इसलिए उसने सॉल्यूशन को ओवरऑल कैसा फॉर्म किया है? न्यूट्रल, ठीक है। थर्ड थिंग जो है वो ये है, इट प्रोवाइड्स मिक्सिंग। इट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ बोथ द सॉल्यूशन। दोनों सॉल्यूशन को मिक्स नहीं होने दे रहा है, क्योंकि देखो उसने एक ब्रिज की तरह एक्ट किया है, जिसकी वजह से ये दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के साथ में मिक्स नहीं होते। तो याद रखना है, तीन ही पॉइंट है। देखो पेपर में ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आता है, तो सोचने की बात है, 2 मार्क के लिए तो 4 पॉइंट लिखे जाते हैं, लेकिन सॉल्ट ब्रिज के तो फंक्शन 3 ही हैं, फिर वो आधा मार्क कहा गया। तो याद रखो, एग्जामिनर सबसे पहले आपको पूछेगा सॉल्ट ब्रिज क्या है, कंपोजिशन क्या है, और पूछेगा उसके फंक्शन। याद रखना है, इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट प्रोवाइड करवाता है, सॉल्यूशन के न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है, और दोनों सॉल्यूशन को मिक्स नहीं होने देता। ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे, जो कि है आपका फॉर्मुलेशन और शॉर्ट नोटेशन ऑफ गैल्वानिक सेल। याद रखो ये वाली चीज काम की है, क्योंकि जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, अगर आपको फॉर्मुलेशन और स्टॉक नोटेशन ऑफ गैल्वानिक सेल नहीं पता है, तो आपको वहां पे प्रेडिक्ट ही करते नहीं आएगा कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। क्योंकि अगर आपको प्रेडिक्ट करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, जब भी न्यूमेरिकल में आपको ये वाला डेटा अगर लगता है, तो आपको उसके लिए फॉर्मुलेशन और स्टॉक नोटेशन पता होने चाहिए। तो चलिए देखेंगे किसी भी सेल को फॉर्मुलेट या स्टॉक नोटेशन कैसे देते हैं। तो देखते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना, देखेंगे। फॉर्मुलेशन एंड स्टॉक नोटेशन को, फॉर्मुलेशन और स्टॉक नोटेशन मेरा ये कहता है कि जो भी आपका इलेक्ट्रोड होता है, ध्यान से देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि पेपर में आपको कोई भी ये वाले पॉइंट्स नहीं पूछने वाला है, इसलिए इन पॉइंट्स को रट्टा मत मानना। सेकंड थिंग ये है, मैं आपको वही पॉइंट लिखा रही हूँ जो पॉइंट का हम लोगों को यूज है, जो पॉइंट को हम लोगों को अप्लाई करना है। फालतू वाले पॉइंट्स को पढ़ के टाइम वेस्ट करके, हमारे पास टाइम भी नहीं है और वो पढ़ के टाइम वेस्ट करना भी नहीं है, ठीक है। रट्टा मत मानना, सिर्फ समझ लो,
क्योंकि अप्लाई करते नहीं आएगा तो फंसोगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड जो होते हैं उसके दो टाइप होते हैं। मेन काम के की पॉइंट्स लिखा रही हूँ। पहला होता है आपका एनोड, सेकंड होता है आपका कैथोड। सीधी बात ये है कि आप एनोड को लिखोगे एट एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड। आपको एनोड को एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे लिखना है। अब सोचने की बात है, एनोड का उल्टा कैथोड होता है। एनोड को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है तो कैथोड को कौन से साइड में लिखेंगे? राइट हैंड साइड में। तो इसको लिखेंगे हम लोग एट एक्सट्रीम राइट हैंड साइड। ठीक है, तो बस इतना ही दिमाग में फिट कर लो कि इलेक्ट्रोड के होते हैं दो टाइप, एक होता है आपका कैथोड, एक होता है आपका एनोड। आप हमेशा एनोड को लेफ्ट साइड में लिखते हो तो कैथोड को आप कौन से साइड में लिखोगे? राइट साइड में। ठीक है, चलिए ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अब आपको सेकेंड बात जो याद रखनी है वो ये है कि आप हमेशा दो टाइप की लाइंस का यूज़ करते हो। पहली लाइन जो होती है वो होती है आपकी सिंगल वर्टिकल लाइन। ये क्या है? आपकी सिंगल वर्टिकल लाइन। और ये जो है ये है आपकी डबल वर्टिकल लाइन। इसको बोलते हैं डबल वर्टिकल लाइन। बुक में बहुत सारे लंबे चौड़े पॉइंट्स दे रखे, लेकिन मैं उन पॉइंट्स को नहीं पढ़ा रही क्योंकि पेपर में वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं आपको की पॉइंट्स निकाल के दे रही हूँ, आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो आपका जो सिंगल वर्टिकल लाइन है वो आपको हमेशा बताता है डायरेक्ट कांटेक्ट के बारे में। डायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट कांटेक्ट किसके बीच में है? डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट मतलब जब भी आपको डायरेक्टली कांटेक्ट बताना है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट का तो आप हमेशा सिंगल वर्टिकल लाइन का यूज करते हैं। मुझे पता है समझा नहीं होगा क्योंकि मैंने अप्लाई करके तो दिखाया नहीं ना, दिखाती हूँ, एक बार पॉइंट्स लिख लेते हैं। जो भी आपका डबल वर्टिकल लाइन होता है वो आपको इनडायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू बताता है। इनडायरेक्ट कांटेक्ट। इनडायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब ये होता है कांटेक्ट थ्रू सॉल्ट ब्रिज। जब भी आप दो सॉल्यूशन को किसी सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते हो तो आप लोग वहां पे इनडायरेक्ट कनेक्शन शो कर रहे हो। तो इसीलिए आपको हमेशा दो वर्टिकल लाइन, तो आपको अगर कहीं पे भी दिख जाए सिंगल वर्टिकल लाइन तो समझ जाओ इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में ड्रॉ की गई है। और कहीं पे भी आपको दिख जाए डबल वर्टिकल लाइन तो समझ जाओ वहां पे क्या आया है, उसके जगह पे सॉल्ट ब्रिज आया है। तीसरी बात जो आपको याद रखनी है, लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो आपका ये कहता है कि इलेक्ट्रोलाइट आर ऑलवेज रिटन एट द सेंटर। जो भी आपके इलेक्ट्रोलाइट होते हैं आप लोग हमेशा उसको सेंटर पे लिखते हो। एक बार ये पॉइंट्स को देख लेते हैं अप्लाई करके, ठीक है। पहला पॉइंट मेरा ये कहता है कि आपको पहले तो इलेक्ट्रोड को लिखना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपका एक एग्जाम्पल ही ले लेती हूँ। मैंने यहाँ पे आपका एग्जाम्पल जो लिया है वो है Zn। इसके बीच में मैंने सिंगल लाइन ड्रॉ किए और ये है आपका Zn2+ आयन। यहाँ पे मैंने दो लाइन ड्रॉ किए, ये है आपका Cu2+ आयन और ये है आपका Cu। ये मैंने कोई भी एक सेल को रिप्रेजेंट कर दिया है। ज़रूरी नहीं है मैंने ये सेल को रिप्रेजेंट किया है तो आप भी यही सेल को रिप्रेजेंट करो। आप इसके जगह पे कोई और गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल ले सकते हो। इनको ये रूल अप्लाई करके समझ सकते हैं। चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि यहाँ पे सिंगल लाइन आ रही है और सिंगल लाइन मुझे हमेशा क्या बताती है कि इलेक्ट्रोड किसके कांटेक्ट में है? इलेक्ट्रोलाइट के। तो ये हुआ आपका इलेक्ट्रोड, ये हुआ आपका इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, समझा या नहीं? तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि इनके बीच में सिंगल लाइन आई। सिंगल वर्टिकल लाइन क्या बताती है? डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो ये हुआ आपका इलेक्ट्रोड और ये हुआ आपका इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ये आयन का सॉल्यूशन। चलिए सेकंड बात है, यहाँ पे भी आपकी सिंगल वर्टिकल लाइन है तो ये भी किसके बीच में आई है? इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में। तो ये हुआ आपका इलेक्ट्रोड, है ना, और ये हुआ आपका इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यहाँ पे भी सिंगल वर्टिकल लाइन है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में। मूव करेंगे सेकेंड थिंग पे। सेकेंड थिंग मेरी ये कहती है कि मुझे अगर जानना है कि भाई ये इलेक्ट्रोड का नाम क्या है तो देखो
जो भी आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आता है, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनोड। तो ये वाला जो रहेगा ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड। जब आप गाड़ी को ड्राइव करते हो तो ये है आपका राइट हैंड साइड और ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका जो भी इलेक्ट्रोड आता है आप उसको क्या बोलते हो? एनोड। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी इलेक्ट्रोड आ रहा है उसको कहेंगे एनोड, तो राइट हैंड साइड पे जो भी इलेक्ट्रोड आएगा उसका नाम क्या रहेगा? कैथोड। तो ये रहेगा आपका कैथोड। ठीक है। अब यहाँ पे आपको डबल वर्टिकल लाइन दिख रही है, इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट के बीच में कौन आया है? जब भी डबल वर्टिकल लाइन आती है तो वहाँ पे सॉल्ट ब्रिज आता है। तो यहाँ पे आपका क्या आया है? सॉल्ट ब्रिज। ठीक है। और आपके आयंस कहाँ पे आए हैं? सेंटर पे। इसलिए मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग हमेशा सेंटर पे लिखते हैं। तो ये रहा आपका स्ट्रोक नोटेशन और फॉर्मुलेशन। किसी भी गैल्वानिक सेल या वोल्टाइक सेल के लिए इसको लिख सकते हैं। समझा या नहीं? सिंगल वर्टिकल लाइन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। डबल वर्टिकल लाइन, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड, राइट हैंड साइड पे कैथोड। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, अब हम लोगों ने फॉर्मुलेशन और स्ट्रोक नोटेशन तो देख लिया। अब हम लोग आगे देखेंगे राइटिंग ऑफ सेल रिएक्शन इन अ गैल्वानिक और वोल्टाइक सेल। मतलब आप लोग किसी भी सेल रिएक्शन को गैल्वानिक या वोल्टाइक सेल के अंडर में कैसे लिखते हैं उसको देखेंगे हम लोग अभी। चलिए देखेंगे। राइटिंग ऑफ सेल रिएक्शन इन ए गैल्वानिक और वोल्टाइक सेल। अब सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि आपको इसमें आने वाले एक भी पॉइंट को याद नहीं रखना है, क्योंकि पेपर में ये पॉइंट्स नहीं आने वाले, लेकिन आपको इन पॉइंट्स को अप्लाई करते आना चाहिए। तो बुक में वैसे तो एक पूरा हाफ पेज दे रखा है इसके एक्सप्लेनेशन को, पूरी इतनी लंबी चौड़ी कहानी दे रखी है, लेकिन सीरियसली बता रही हूँ आपको इतनी लंबी चौड़ी कहानी पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपका बोला काम कर दे रही हूँ बहुत ज़्यादा इजी। सिर्फ आपको घिन के 3 या 4 पॉइंट में पूरी की पूरी वो कहानी समझा के दूंगी और वो सारी चीज़ें बताऊंगी जो आपको सच में यूज़फुल है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे उस पार्ट को। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि सपोज अगर मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है x प्लस 2, ये है आपका y2 और ये है आपका y। जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये होता है आपका एनोड। जो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में आता है उसको हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं? एनोड। जो भी आपका राइट हैंड साइड में आता है, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैथोड। अब भी मैंने डिस्कस करवाया। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट। कैसे जानना? सिंगल लाइन को देख के। 2 लाइन आ जाए तो सॉल्ट ब्रिज आ गया है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा आपका एनोड आता है, राइट हैंड साइड पे हमेशा आपका कैथोड आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो गैल्वानिक या वोल्टाइक सेल होता है, इन गैल्वानिक और वोल्टाइक सेल, आपका जो भी गैल्वानिक और वोल्टाइक सेल होता है ना, उसके केस में एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। आप लोगों ने देखो ये वाली चीज़ इसके पहले भी पढ़ी है। आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन हमेशा कौन से इलेक्ट्रोड पे होता है? एनोड पे। मैंने आपको इसके लिए एक गाना बताया था, ओए ओए। आपको बस वही सॉन्ग को याद रखना है, ओए ओए। इसका मतलब ऑक्सीडेशन ओ किस पे होगा? ए पे, एनोड पे। याद रखना है, ओ ए। ऑक्सीडेशन हमेशा होता है एनोड पे। तो कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे होगा आपका रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है। सेकेंड सबसे काम की चीज जो है वो ये है कि गैल्वानिक और वोल्टाइक सेल में जो भी आपका एनोड होता है ना, वो नेगेटिव होता है। और गैल्वानिक और वोल्टाइक सेल में अगर आपका एनोड है नेगेटिव तो आपका कैथोड कैसा रहेगा? पॉजिटिव। बस इतना दिमाग में फिट कर लो कि OA ऑक्सीडेशन हमेशा होता है एनोड पे, रिडक्शन कहाँ पे होगा? कैथोड पे। ऑक्सीडेशन अगर एनोड पे होता है, यहाँ पे आपका एनोड कैसा रहता है? नेगेटिव।
मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बताया था A+ ग्रेड, वहां पे आपका एनोड कैसा था? पॉजिटिव। यहाँ पे आपका एनोड कैसा है? नेगेटिव। बहुत 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 काम की चीज। अगर एनोड है नेगेटिव तो कैथोड कैसा रहेगा? पॉजिटिव। चलिए, ये तो हुआ एक नॉर्मल सा सेल का रिएक्शन। अब बढ़ते हैं आगे मैंने यहाँ पे ये जाना वाइल राइटिंग सेल रिएक्शन। बहुत बहुत काम की चीज़ है। जब भी आप किसी भी सेल रिएक्शन को लिखोगे तो आपको सबसे पहले तो देखना है वाइल राइटिंग सेल रिएक्शन। जब भी आप किसी भी सेल रिएक्शन को देखते हो तो आपको सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को लिखनी है। फर्स्टली राइट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। बस काम के पॉइंट्स बता रही हूँ, वो लंबी चौड़ी कहानी नहीं सुना रही हूँ। फर्स्टली राइट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आप सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन को लिखेंगे। अब मुझे क्या यहाँ पे पूरी कहानी सुनाने की ज़रूरत है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन एनोड पे होती है, एनोड नेगेटिव होता है। ये कहानी सुनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको पता है OA ऑक्सीडेशन एनोड पे। चलिए, सेकेंडली, अब अगर पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन को लिखा है तो दो टाइप की तो रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। पहले ऑक्सीडेशन को लिख दिया तो फिर किसको लिखेंगे? रिडक्शन को। चलिए, सेकेंडली राइट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सॉरी रिडक्शन रिएक्शन। चलिए, अब आपको याद ये रखना है, चेक द प्रॉपर बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रॉपर बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे काम का पॉइंट। आपको अगर बैलेंसिंग चेक करते नहीं आती है इलेक्ट्रॉन की तो इसके बाद आने वाले सारे के सारे सेल में सेल रिएक्शन लिखते वक्त आप लोग गड़बड़ी करके आओगे। सारे के सारे न्यूमेरिकल्स जो आपको सेल के बेस पे आने वाले हैं, इस बेस के ऊपर में, वो भी आप गड़बड़ी करके आएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का पहले तो बैलेंसिंग करना पड़ता है। अगर बैलेंसिंग ही नहीं करेंगे तो कहाँ से रिएक्शन को ये होगा ओवरऑल। ठीक है, चलिए देखेंगे। तो दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि बैलेंसिंग करना है, बट कैसे बैलेंसिंग करना है, तो देखेंगे कैसे बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है, एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। सपोज इसके ऊपर चार्ज है +3, प्लस यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको दे रहा है E। मैंने सेकेंड वाला आपका जो लिया है वो आपका ये है, जैसे कि मैंने लिया है B। इसके ऊपर में चार्ज +2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये आपको दे रहा है B। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन है 3, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन है 2, तो क्या यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 3 है। मैं इसको सिस्टमेटिकली लिखती हूँ। यहाँ पे मैंने इस रिएक्शन को कुछ इस तरीके से लिखा है, B गिव्स B2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब सही है। एक रही आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एक रही आपकी रिडक्शन रिएक्शन। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन 3 आ रहे हैं और यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन 2 आ रहे हैं। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके सेम है? नहीं, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? डिफरेंट। मेरा रूल क्या कहता है कि जब भी मुझे सेल रिएक्शन को लिखना है तो हमेशा मुझे इलेक्ट्रॉन की क्या करनी पड़ती है? प्रॉपर बैलेंसिंग। तो अब मैं क्या कर दूं कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन सेम आ जाए और यहाँ पे भी सेम आ जाए। तो अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो चेक करेंगे सच में सेम आते हैं या नहीं आते हैं। अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका बन जाएगा ट्वाइस ऑफ A + 3 प्लस 3 2 जार कितना हो जाएगा? 6। देखो 1 2 जार 2, 3 2 जार 6, ये आपको क्या देगा? 2A। ठीक है, ये हुई आपकी एक रिएक्शन। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपका बन जाएगा 3B। ये आपको देगा 3B2 प्लस, और 3 2 जार कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब आपको मल्टीप्लिकेशन करते वक्त, और एक और बात बता दे रही हूँ, अपने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में ना ये 2 और 3 इलेक्ट्रॉन के अलावा और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आने वाले हैं, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अभी तक के पेपर चेक करो, उनको पता है कि अपना लेवल कैसा है, तो वो लोग ये 2 और 3 इलेक्ट्रॉन वाला ही देते हैं खेल, उसके अलावा और कोई देने वाले भी नहीं है। मेरे वक्त भी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में ऐसा ही हुआ था, मतलब मैं भी तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की हूँ, तो आप लोगों को ऐसे ही आने वाला है। ठीक है, तो बस समझ जाओ यहाँ पे 3 है, तो इस 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी हो गए 6, इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी कैसे हो गए 6, यहाँ पे भी है 6, यहाँ पे भी है 6। तो अब ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो सकते हैं एक दूसरे से। तो आपको याद रखना है, अगर इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है तो ओवरऑल सेल रिएक्शन पहले नहीं लिखेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे
और फिर इलेक्ट्रॉन सेम आने के बाद ही ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखेंगे। लास्ट पॉइंट आपका ये कहता है एड द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। आपकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को आप ऐड करेंगे एंड ओवरऑल रिएक्शन को ही हम लोग नेट सेल रिएक्शन भी बोलते हैं। नेट सेल रिएक्शन इज रिटन। ठीक है, तो ओवरऑल सेल रिएक्शन और नेट सेल रिएक्शन को फिर हम लोग लिख देते हैं। तो आपको बस इसी चीज को रखना है याद। इलेक्ट्रॉन को बनाना है सेम। अगर इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होंगे तो ओवरऑल सेल रिएक्शन नहीं लिख पाओगे, क्योंकि वो कैंसिल ही नहीं होंगे ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आसानी से ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या हो सकते हैं, कैंसिल। ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, क्योंकि इनका कैलकुलेशन आपको न्यूमेरिकल में आने वाला है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि इसका डेफिनेशन ही आप लोग खुद बना सकते हो, रट्टा मत मारना। देखो नाम खुद बता रहा है कि ये जो पोटेंशियल है ये किसके ऊपर रहने वाला है, इलेक्ट्रोड के ऊपर में, इसलिए उसका नाम भी क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मैं क्या ऐसा लिख सकती हूँ, द पोटेंशियल डिफरेंस एट द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा एट द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस रहने वाला है इलेक्ट्रोड के सरफेस पर, उसको हम लोग बोल लेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि अगर मैं कोई भी हाफ सेल को कंसिडर करूं तो ये है आपका वो वाला इलेक्ट्रोड, और सोचने की बात है जो भी नीचे में होता है वो आपका क्या रहता है, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोड का भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट का भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल रहेगा। लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी एक चीज आई है कि यहाँ पे एक सरफेस है जहाँ पे इसका इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कुछ अलग है, इसके इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कुछ अलग है, लेकिन उस सरफेस का क्या, जो दोनों के बीच में आ रही है, जो इलेक्ट्रोड को भी टच कर रही है, जो इलेक्ट्रोलाइट को भी टच कर रही है, वहां पे क्या इलेक्ट्रोड रहेगा, तो वहां पे आपका जो इलेक्ट्रोड रहता है ना, वो रहता है पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो याद रखना है कि यहाँ पे इसका कुछ पोटेंशियल है, इसका कुछ पोटेंशियल है, लेकिन उस सरफेस का क्या, जो दोनों को टच करती है। तो याद रखना है वहां पे कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट होगा ना। इसका अलग है, इसका अलग है, यहाँ पे तो डिफरेंस जनरेट होगा। तो जो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है इलेक्ट्रोड के सरफेस के ऊपर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे। जो भी आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मूला। उसका फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। उसका आपका फॉर्मूला होता है ई सेल इक्वल्स टू ई एट एनोड प्लस ई एट कैथोड। ठीक है, तो ये होता है आपका फॉर्मूला, जहाँ पे आपका वेयर ई सेल का मतलब होता है ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ का मतलब ही क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। ठीक है, ई ऑफ एनोड का मतलब क्या होता है, ईएमएफ ऑफ एनोड। और ई ऑफ कैथोड का मतलब क्या होगा, ईएमएफ एट कैथोड, ईएमएफ ऑफ कैथोड। याद रखो ईएमएफ का मतलब ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, समझा या नहीं। इसका कुछ अलग पोटेंशियल, इसका कुछ अलग पोटेंशियल, उस सरफेस का क्या जो दोनों को टच करती है, वहां पे तो इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा ना, और वही क्या होता है, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। ले लो इसका स्क्रीनशॉट।
चलिए अब आगे देखेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड को दिमाग में देखने से पहले ये आता क्वेश्चन कि चलो मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो पढ़ लिया, ये स्टैंडर्ड कहाँ से आ गया है। तो दिमाग में कुछ ना कुछ तो आया होगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो स्टैंडर्ड वाली चीज है ना, इसीलिए तो उसका नाम क्या है, स्टैंडर्ड। तो चलिए देखेंगे आपकी सबसे पहले तो स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी होती है। आपकी स्टैंडर्ड कंडीशंस जो होती है वो होती है 1 मोलर कंसंट्रेशन। सबसे पहली स्टैंडर्ड कंडीशन होती है 1 मोलर कंसंट्रेशन। सेकंड स्टैंडर्ड कंडीशन जो आपकी होती है वो होती है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और थर्ड स्टैंडर्ड कंडीशन आपकी होती है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये होती है आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। तो सोचने की बात है कि जो भी आपका इलेक्ट्रोड का रहेगा पोटेंशियल, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल at standard conditions, स्टैंडर्ड कंडीशंस मतलब आपका 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 1 मोलर कंसंट्रेशन, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, वो रहता है आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में आया या नहीं? तो बस याद रखना है, कंडीशन है स्टैंडर्ड, इसलिए नाम भी क्या है, स्टैंडर्ड। अब आके मैंने यहाँ पे ये जानना कि अगर मुझे इसका फॉर्मूला आपको बताना है, रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मूला, तो बस इतना ही याद रखो कि आपके ईएमएफ ऑफ सेल का वैल्यू क्या होता है, ई ऑफ एनोड प्लस ई ऑफ कैथोड। यही तो फॉर्मूला होता है ना। बट दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि ये फॉर्मूला तो मैंने अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए पढ़ा, फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आ गया। तो याद रखो कि यहाँ पे आपका ऊपर में आता है नॉट। ये जो ऊपर वाला नॉट होता है ना, ये आपको हमेशा स्टैंडर्ड कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, स्टैंडर्ड कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो भी आपका ये वाला है इन नॉट सेल, ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। इसी को आप लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी लिख सकते हैं। ये क्या रहेगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ एनोड, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ कैथोड। कंडीशन है स्टैंडर्ड, इसलिए सिंबल के ऊपर में भी क्या आया है, नॉट, जो बताता है आपके स्टैंडर्ड कंडीशन को। चलिए लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। आईयूपीएसी मुझे ये कहता है कि जो भी मेरा स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है ना, उसी को हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मान के चलते हैं। वैसे तो आपको पता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपके 2 टाइप के पोटेंशियल होते हैं, लेकिन आईयूपीएसी मेरा ये कहता है मुझे कि हम लोग आपके स्टैंडर्ड सेल रिएक्शन को, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल को, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं उसको 2 मिनट के अंदर में। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मेरा आईयूपीएसी जो होता है, आईयूपीएसी कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी कन्वेंशन मुझे ये कहता है कि मेरा जो भी स्टैंडर्ड सेल का रिएक्शन होता है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वही आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इक्वल होता है। काम की बात यहाँ पे ये निकल करके आती है कि कोई भी न्यूमेरिकल में अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है तो दिमाग में फिट कर लो, वही आपका स्टैंडर्ड सेल रिएक्शन है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, क्योंकि ये किसने बताया है, आईयूपीएसी ने। ठीक है, चलिए यहाँ पे करते हैं स्टॉप, नेक्स्ट वाले क्लास में करेंगे कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज डू लाइक, शेयर, comment and subscribe to our channel if you haven't yet subscribed. Thank you very much.